नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दी। जब हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जनसंख्या, जैवभार और ऊर्जा की दृष्टि से अरेंज करते हैं तो हमें एक पिरामिडी आकार प्राप्त होता है। इसी को पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। इस तरह पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। पहला है जनसंख्या पिरामिड, दूसरा है जैवभार पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। पहले देखते हैं जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड सबसे पहले पिरामिड में नीचे उत्पादक होते हैं और लेकिन उत्पादक जंगल में सबसे अधिक होते हैं। जैसे उत्पादक में आते हैं घास, पेड़ पौधे, ये सब उत्पादक में आते हैं। इन्हें खाने वाले शाकाहारी उसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहार आते हैं। जनसंख्या पिरामिड सीधा बनेगा। जैवभार पिरामिड, उत्पादक सबसे अधिक होंगे। जैवभार मतलब पेड़ पौधों का भी भार सबसे अधिक होगा। फिर उसके बाद शाकाहारियों का भार सबसे अधिक होगा। फिर उसके बाद मांसाहारियों का भार होगा। ये भी पिरामिड सीधा बनेगा। ऊर्जा पिरामिड देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड ये भी सीधा ही बनेगा। अब समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड देखते हैं। पहले जनसंख्या पिरामिड। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद बड़ी मछली पाई जाएगी। अर्थात समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड में जनसंख्या पिरामिड सीधा बनेगा। जैवभार पिरामिड देखते हैं। जैवभार शैवालों का भार सबसे कम होगा। उसके बाद छोटी मछलियों का भार होगा। उसके बाद सबसे अधिक बड़ी मछलियों का जैवभार होगा। अतः समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड में जैवभार का पिरामिड उल्टा बनेगा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा, चाहे कहीं का भी हो। पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड। अब देखते हैं किसी एक पेड़ का देख लेते हैं। जनसंख्या पिरामिड। किसी एक पेड़ का देखेंगे तो पेड़ एक ही रहेगा, तो मात्र संख्या इसकी एक ही होगी। उसके बाद कीड़े होंगे, फिर उसके बाद चिड़िया होंगी। अर्थात इसका भी पिरामिड उल्टा बनेगा। जैवभार पिरामिड देखते हैं। पेड़ का भार सबसे अधिक होगा, उसके बाद कीड़े होंगे, फिर उसके बाद चिड़िया होंगी। अतः इसका पिरामिड सीधा बनेगा जैवभार का। ऊर्जा पिरामिड सीधा बनेगा। इसको देखते हैं आगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सीधी रेखा में होता है। ठीक। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। देखते हैं सबसे पहले उत्पादक, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादकों को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जिन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। अब इनका अलग अलग पोषण स्तर भी होता है। जो पेड़ पौधों को खाएंगे प्राथमिक स्तर, उनका पोषण स्तर प्राथमिक होगा। जो प्रथम पोषण स्तर को खाएंगे उसे द्वितीय पोषण स्तर कहेंगे। फिर उसके बाद तृतीय पोषण स्तर। और इन तीनों को खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं, जिसे मनुष्य। और पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। और ये सभी अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं। फिर यही ऐसे श्रृंखला चलती रहती है।
हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। यही से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, क्योंकि इन उत्पादकों को शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इन शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारी दो तरह के होते हैं, निम्न मांसाहारियों को द्वितीयक उपभोक्ता तथा उच्च मांसाहारी को तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उच्च मांसाहारी निम्न मांसाहारियों को खाते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादकों शाकाहारियों और मांसाहारियों को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, उत्पादक और सभी श्रेणी के उपभोक्ता मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। अब घटक इन्हें मिट्टी में सड़ा देते हैं, मिट्टी उर्वर बन जाती है। इसी उर्वर मिट्टी में पौधे उगते हैं। इस तरह खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में कई पोषण स्तर होते हैं। प्रथम पोषण स्तर पर पौधे होते हैं, द्वितीयक पर शाकाहारी और तृतीयक पोषण स्तर पर मांसाहारी होते हैं। सर्वाधिक पोषण प्रथम पोषण के स्तर पर प्राप्त होता है, सबसे कम पोषण तृतीयक पोषण स्तर पर प्राप्त होता है। पौधों के बाद सबसे अधिक पोषण सर्वाहारियों को प्राप्त होता है। खाद्य जाल देख लेते हैं। जैसे किसी एक गेहूं का खेत ले लेते हैं, उसमें टिड्डी होते हैं और टिड्डी को मेंढक खाते हैं और मेंढक को सर्प खाते हैं। या चूहे देख लेते हैं, गेहूं के खेत को चूहा खाता है, फिर चूहे को सर्प खाते हैं, फिर सर्प को मोर खाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो इसी को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल से सबसे पहले देखते हैं, भोजन के वैकल्पिक मार्ग खुल जाते हैं। भोजन के वैकल्पिक मार्गों के खुलने से जैव विविधता बढ़ती है। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन की उपलब्धता और जैव विविधता पाई जाती है वह स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऐसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में यदि बाह्य प्रजातियों के प्रवेश के कारण असंतुलन पैदा होता है तो यह थोड़े दिनों के बाद संतुलन स्थापित कर लेता है। इसी को होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन यदि यह असंतुलन बाढ़, सूखा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन स्थापित नहीं कर पाएगी। नोट देख लेते हैं। सबसे बड़ा और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।